Good morning, children. Today we'll study class 10th geography chapter 1 resources and development. इससे पहले हमने अभी रिसोर्सेज प्लानिंग पढ़ा है इसके पहले पार्ट में. आज हम देखेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग देखा, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया देखा और स्टेप्स देखे उसके. आज हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज. ठीक है, आज का है टॉपिक लैंड रिसोर्सेज. देखिएगा, रिसोर्सेज प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज. ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से. लैंड रिसोर्सेज. लैंड, वी live on the land, we perform our economic activities on land and we use it in a different ways. Thus land is a natural resources of the utmost importance. It supports natural vegetations, wildlife, human life, economics activities, transport and communication systems. देखिए, लैंड क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो कहाँ परफॉर्म हो रही है. हम रहते हैं, घर पे हैं, हम इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सब सारी चीज़ें कहाँ पे पॉसिबल हो रही है, लैंड में ही पॉसिबल हो रही है. तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स परफॉर्म मोस्ट ऑफ ऑल देयर इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो भी होती है ह्यूमन बींग्स, अब उसकी जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती है वो कहाँ परफॉर्म करते हैं, ऑन द लैंड. क्लियर. जैसे ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह ना, भी यूज़ लैंड. हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें कल्टीवेशन करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लैंड यूज़ करेंगे. कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रीज़ लगानी है, तो भी हम लैंड का यूज़ करेंगे, है ना. तो हमें लैंड क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है. यूजेस हैं ये लैंड के, तो ये हमको एक बेस प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए लैंड है, और ये हमको जो हमारी मल्टीपल नीड्स हैं उसको पूरा करता है. ठीक है. लैंड हम जैसे हम अभी हमारे जो कल्टीवेशन करना है, अनाज उगाना, तो हमें लैंड की ज़रूरत है. यदि हमें और इंडस्ट्रीज़ लगानी है तो उसके लिए भी लैंड चाहिए. फूड, हम भूख लग रही है, कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चर, तो उसके लिए भी हमको लैंड की ज़रूरत है. तो हमारी रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी होती हैं, सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ह्यूमन बींग्स की, वो कहाँ से पूरी हो रही हैं, दैट इज़ लैंड. तो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म मोस्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द लैंड. हम लोग पूरी अपनी नॉन इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो लैंड में ही पूरा करते हैं. क्लियर. तो ये एक ये यूज़ है, ये तो यूज़ था. इसके कुछ लिमिटेशन भी है ना, इसकी लिमिटेशन भी है. तो जो लैंड है, लैंड को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एक यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, इसके बाद ये पढ़िएगा. देखिए, लैंड, यहाँ से, लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड वेरियस पर्पस विद द केयरफुल प्लानिंग. ठीक है. तो लैंड, हमारी लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. इसे क्या हम समझते हैं कि लैंड क्या है, हमारे पास जो नेचर ने हमको जितना लैंड दिया है उतना ही होगा. हम लैंड को एक्सपैंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते हैं. ठीक है. तो लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बढ़ती जाती हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, लैंड तो हमारे पास नहीं होगा ना ज़्यादा. यदि मैं बोलूँ मेरे पास मेरे घर के ज़मीन का टुकड़ा इतना है, कल को ये यदि इंडिया का जो पूरा आप स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पूरा हमारा जो है लैंड का, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्क्वायर किलोमीटर में हमने कितना पढ़ा था, इंडिया का एरिया कितना है, आपको पता होगा. क्लास 9th में पढ़ा था हमने कि इंडिया का जोग्राफिकल लैंड एरिया कितना है, याद है क्या, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये है. तो ये इतना स्क्वायर किलोमीटर जो है, तो इतना ही रहेगा ना, हमको ये एक्सपैंड होके तो नहीं मिलेगा क्या. तो हमारी जो लैंड है वो एक्सपैंड नहीं होगा. तो मैंने अभी जोग्राफिकल लैंडमास ऑफ द अपना इंडिया का बताया है ना, तो उसको याद रखिएगा. तो लैंड क्या है, उसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो बढ़ते जाती हैं. क्लियर. अब जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जाती है, तो इसमें क्या है, देखो, मल्टीपल नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड है हमारे पास, मीन्स जो अर्थ है हमारे पास, लैंड है हमारे पास का रिसोर्स, उसे किस तरह से यूज़ किया जाए,
हम अपने रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करें कि उससे क्या हो कि जो हमारे सेटिस्फैक्शन है, जो हमारी नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाए, जो हमारी नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाए, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म ना हो या वो खतरे में ना आए, है ना, उसको कुछ नुकसान ना हो। तो लैंड इज़ ए, ये लिमिटेशन है ना हमारा, लैंड इज़ एन एसेट्स ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो हमें कि लैंड हमको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जाती है, और हमारे पास इसके साथ हमारे पास तो मल्टीपल नीड्स हो गई हमारी, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिट है। मल्टीपल नीड्स है लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। और हमारे पास इसके साथ क्या एक चैलेंज आता है कि हमारे पास एक चैलेंज ये आता है कि जो भी हमारी मल्टीपल नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो एक मैग्नीफाइड जो डेफिनिट आप बोल सकते हैं जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड है हमारे का रिसोर्स का, उसे इस तरीके से यूज़ किया जाए कि जो हमारी नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाए और जो रिसोर्सेज है वो भी ख़त्म ना हो या उसके ऊपर कोई ख़तरा ना आए। क्लियर। और हमारा जो लैंड मास है, इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली, देखिए हमारा जो लैंड मास है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एज क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। कैसे? सबसे पहले है प्लेन्स। सबसे पहले क्या है, प्लेन्स है, ठीक है ना, प्लेन्स जो कि है आपका 43%। आपका इसको ये भी मैंने जोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड बताया था आपका 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो उसमें से 43% तो प्लेन्स है, और फिर माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स हैं आपका 30% जो है वो माउंटेन्स हैं। उसके बाद 27% आपका प्लेट्यूज़ है, ठीक है, प्लेट्यूज़। और 27% हमारा क्या है, प्लेट्यू का है। देखिएगा आएगा नहीं यहाँ पे, ये है 27% प्लेट्यू, ठीक है। प्लेन्स हमारा कितना है, ध्यान इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। प्लेन्स कितना है हमारे पास, 43% है। माउंटेन्स कितना है, 30%। और प्लेट्यू क्या है, 27%। इससे पहले आप बताइए, चलिए माउंटेन्स से आप क्या समझते हैं? इस तरीके से माउंटेन होता है। माउंटेन का क्या होता है, पीक होता है ना, पीक होता है, ठीक है। लेकिन वही प्लेट्यूज़ क्या होता है, टेबल टॉप लैंड। प्लेट्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, टेबल टॉप लैंड। टेबल टॉप लैंड बोला जाता है प्लेट्यूज़ को, है ना। माउंटेन्स बिल्कुल ऐसा सीधा रहता है, इसकी एक पीक होता है, चोटी होती है एकदम, पीक। और वहीं पे जो ये आपका प्लेट्यूज़ है वो किस तरीके से होता है, टेबल टॉप लैंड। मतलब ये देखिए, ये थोड़ा ज़मीन प्लेन से थोड़ा ऊपर उठ के एक टेबल का शेप बनाता है, यहाँ से एक टेबल का शेप, फिर नीचे, फिर ऐसे। तो इसीलिए प्लेट्यूज़ को क्या बोला जाता है, टेबल टॉप लैंड, ठीक है। अब हमारे इंडिया में आपको पता है कि सेंट्रल हाईलैंड में बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं। मालवा प्लेट्यूज़ है, बुंदेलखंड प्लेट्यूज़ है। और हमारा जो पेनिनसुलर एरिया है, आप इंडिया का मैप आप देखते हैं, आप इंडिया का मैप देखते हैं तो मैप में हमारा आपको पता है कि ये जो हमारा ये यहाँ से ये सब जो एरिया है ये पूरा कोस्टल लाइन एरिया है, ये पूरा पानी से घिरा हुआ है कि नहीं, 3 साइड्स। तो ये पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर क्या होता है, जो तीनों साइड से पानी से घिरा हो। तो ये हमारा जो पेनिनसुलर कोस्ट है, यहाँ पर जो ये जो बनता है ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे यहाँ, डेक्कन प्लेट्यू है। ये क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये डेक्कन प्लेट्यू है ना। यहाँ पे ये पूरा कोस्टल लाइन एरिया है हमारा, पेनिनसुलर एरिया है, और ये हमारे यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। पेनिनसुलर क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, तो इस तरीके से हमारा जो वैरायटी ऑफ जो इतना लैंड्स है इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। इंडिया एज अ लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, और एंड इंडस्ट्रीज़ लगती है। माउंटेन्स है 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड इंश्योर द
पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, आपको पता है पेरेनियल रिवर्स जो पूरे 12 महीने वहाँ से पानी आता है, दैट इज़ गंगा रिवर वगैरह का, जो माउंटेन्स में ग्लेशियर बन के वो पानी बहते रहते हैं, दैट इज़ अ पेरेनियल रिवर्स, जो 12 महीना जिसमें से पानी मिलता है हम लोग का ना। पेरेनियल फ्लो और सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अबाउट 20% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज़ द प्लेट्यू रीजन। इट इज़ प्रोसेस रिच रिजर्व फॉर यहाँ प्लेट्यू रीजन्स में सबसे ज़्यादा हमको क्या मिलता है, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट एरिया मिलता है। तो प्लेट्यूज जो होता है वो रिच इन मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा किस तरीके से लैंड को डिवाइड किया गया था, लैंड मास को, ठीक है। अब हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लैंड हैज़ अ रिसोर्सेज, हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो लैंड रिसोर्सेज आर बी यूज इन द फॉलोइंग पर्पस। सबसे पहले किस पर्पस से हम यूज़ कर रहे हैं उसको, फॉरेस्ट के, ठीक है, जंगल लगा रहा है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। जैसे कुछ ज़मीन जो होती है बैरन और वेस्ट लैंड, मतलब कुछ ज़मीन जो होती है बंजर ज़मीन होती है जिसमें खेती नहीं की जा सकती है, और कुछ ख़राब लैंड होते हैं। तो बैरन एंड वेस्ट लैंड और लैंड जो, इसको आपको याद करना होगा। देखिए फर्स्ट पर्पस है फॉरेस्ट का, सेकंड होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो लैंड कल्टीवेशन नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अंतर्गत 2 पॉइंट है, दैट इज़ बैरन एंड वेस्ट लैंड, और सेकंड इज़ लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। तो ये एक और पॉइंट है कि लैंड पहले तो एग्रीकल्चर थे, लेकिन उसको बाद में क्या कर दिया गया, जैसे आप जिस जगह पे रहते हो सकता है कि उस जगह पे पहले खेती होती होगी, तो लेकिन अब उसको ख़त्म करके वहाँ पर घर बना दी गया, रोड बना दी गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया गया। तो नॉन एग्रीकल्चर कल्चरल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर लिया गया, एक ये पर्पज़ हो सकता है ना, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। और थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड, और कौन से अनकल्टिवेटेड लैंड है, देखिए परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ लैंड ऐसे हैं जो लगातार पैस्चर और ग्रेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। मतलब इसको क्या बोल रहे हैं कि आप ये खेती कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर खेती करते नहीं हैं ऐसी जगह पे। यहाँ पर क्या है, कुछ अपने आप पेड़ उगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ अपने लग जाते हैं ना, तो बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, तो हम उनको काटते नहीं हैं, तो इसीलिए हम उसको लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स। तो यहाँ पर बहुत बड़े पेड़ लगे हुए हैं अपने से, जो अपने से उगे हुए हैं वो पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे, तो हम इनको भी खेती के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। और एक होता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो लैंड है जो 5 साल से खेती के लिए यूज़ नहीं किया है, एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज़ ही नहीं किया गया, अनकल्टिवेटेड है फॉर मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। तो वो आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड में, ठीक है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड में जिसको हमने 5 साल से उसमें खेती नहीं की है, अनकल्टिवेटेड है एवर मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। अब एक होता है फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट देखा हमने फॉरेस्ट, फिर है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन जो बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, और जो लैंड पुट ऑन द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। और फिर थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कौन से हैं जो पैस्चर और ग्रेजिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, और जो लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स ये है। और एक कल्चरेबल वेस्ट लैंड है जिसको 5 साल से ऊपर हमने 5 साल से ज़्यादा हमने हो गया कि उसमें कल्टीवेशन नहीं किया है, मतलब अनकल्टिवेटेड था वो, ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स। अब हो गया फैलो लैंड। फैलो लैंड में क्या आएगा, दो प्रकार का लैंड है। लैंड फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। अब ऐसा लैंड, फैलो लैंड में क्या आ रहा है, इसमें एक ऐसा लैंड जिसको विदाउट कल्टीवेशन, मतलब उसमें कल्टीवेशन नहीं किया है, कब से, 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, 1 साल में 1 साल के अंदर उसमें खेती नहीं हुई है, 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर उसमें खेती नहीं हुई है, ठीक है।
और सेकंड होता है अदर देन द, आपका सेकंड है इसका अदर देन करंट फैलो। अब ये करंट फैलो था, इसका ये था करंट फैलो जिसको 1 साल से हमने कल्टीवेट नहीं किया है ना, 1 और लेस देन 1 कल्चरल ईयर से हमने, एग्रीकल्चर ईयर से हमने उसको कल्टीवेट नहीं किया है। अब सेकंड है ओवर अदर देन करंट फैलो लैंड। तो इसमें क्या है, जो 1 से 5 साल तक के बीच में जिसको हमने छोड़ा हुआ है अनकल्टिवेटेड, कब सा 1 से 5 साल तक छोड़ा हुआ है अनकल्टिवेटेड, तो ये आता है अदर देन करंट फैलो में। ठीक है, अब ये 5th पॉइंट है नेट्स सोन एरिया। नेट सोन एरिया में क्या आ रहा है, नेट सोन एरिया देखिए जैसे कि एक ये लैंड, ठीक है, एक फार्म लैंड है, ये 2 हेक्टर ज़मीन पे है ये, और यहाँ फार्म लैंड है, ये क्या है फार्म लैंड है, यहाँ पर हम एक बार 1 क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है, इस साल भर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 क्रॉप ग्रो करते हैं, 1 क्रॉप ग्रो करते हैं हम यहाँ पे, तो हम इसे कहते हैं एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। देखिए अब ये तो मैंने बता दिया कि ये जो एक मान लीजिए एक लैंड है, इसको 2 हेक्टर लैंड है और हमने क्रॉप को क्या किया, कल्टीवेट किया। अब ये जो था ये है हमारा स्नो एरिया, सोन एरिया लैंड है ना, यहाँ पर हमने एक साल में एक बार क्रॉप लगाया। ठीक है, इतने एरिया में हमने एक ही बार क्रॉप लगाया है। ठीक है, ज़मीन इसमें हमने क्या किया, एक बार ही खेती की है, 1 टाइम। ठीक है, अब सवाल आता है ग्रॉस क्रॉप लैंड क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे तो एक बार खेती की थी, अब यहाँ देखिए फिर से सेम है, 2 हेक्टर ज़मीन है, अब लेकिन मैं यहाँ पर 1 क्रॉप लैंड लगाया था मैंने, अब यहाँ पर मैं 3 क्रॉप लगा रही हूँ। कितने साल भर में मैं कितने बार खेती कर रही हूँ, 3 क्रॉप इन अ ईयर, एक साल में मैं 3 बार क्रॉप्स लगा रही हूँ। ठीक है, साल में 3 बार। तो अब क्या करेंगे, इसको हमको ग्रॉस क्रॉप एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू आपका क्या है 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 आ गया, तो 6 ग्रॉस क्रॉप एरिया हो गया। क्यों, 2 हेक्टर ज़मीन थी, उसको मैंने 3 बार खेती की, उसमें कितने बार खेती की मैंने, 3 बार क्रॉप लगाया साल भर में, तो 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 हो गया। तो ये 6 हमारा क्या है, ये है क्या है, ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है, 6 क्रॉप एरिया है। नंबर ऑफ, देखिए क्या है ये, जस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वी आर कल्टिवेटिंग मोर क्रॉप्स इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड टू द अमाउंट ऑफ द लैंड। इसको हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं किससे, लैंड से, तो ये हो जाता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार हमने लगाया, इसको क्या, देखिए आप इसको फिर से अपने बुक में इसको रीड आउट कीजिए अच्छे से। ये देखिए, ये वाला लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक साल में मोर देन वंस मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो उसको जब हम उसको, और जो नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। मैंने इसको निकालने का तरीका आपको बता दिया, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं पूछेगा आपको, लैंड यूटिलाइजेशन वगैरह ये सब सारी चीज़ें आपको। ठीक है, तो नेट सोन एरिया हम किसको बोलेंगे, एरिया सोन वंस इन अ ईयर इज़ नोन एज नेट सोन एरिया। अभी जैसे मैंने बताया था कि एक साल में हम एक ही बार खेती करें, दैट इज़ अ नेट सोन एरिया। ओके, in about 2002 or 2003 में about 43.41% ऑफ इंडियाज़ एरिया वेयर अंडर नेट सोन एरिया, मतलब एक ही बार खेती हुई थी इतना के 2002 और 3 में अबाउट 43.41% जो था इंडियाज़ एरिया जो था लैंड का, वो अंडर नेट सोन एरिया था। नेट सोन एरिया मतलब फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, उसका डेफिनेशन सुनिए। एरिया सोन वंस इन अ ईयर इज़ नोन एज नेट सोन एरिया, जब एक बार खेती करते हैं। ठीक है, और ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर एरिया प्लस द नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस सोन एरिया। ठीक है, तो
ये बोलते हैं इसको हम लोग ग्रॉस जोन एरिया। क्लियर? तो इसको आप यहाँ तक पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया हम पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से इसको अपने बुक में रीड आउट कीजिए।